बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद तारिक अब्बास और आज हमारा जो बायोलॉजी के तीसरे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है वो है टू किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन और थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन ये दोनों छोटे टॉपिक पढ़ेंगे। देखिए, टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब है क्लासिफिकेशन जिसमें दो किंगडम्स बनाए गए। अब जो दो किंगडम्स बनाए गए उन किंगडम्स की बात करें तो स्टार्ट के अंदर साइंटिस्ट ने ये देखा कि जानदारों को दो ग्रुपों में तकसीम किया जा सकता है। एक ग्रुप हमारे पास वो है जो खुराक तैयार कर सकता है, जबकि दूसरा ग्रुप वो है जो अपनी खुराक तैयार नहीं कर सकता। यानी अगर मैं सिंपली यूँ कहूँ कि एक ग्रुप वो था जो ऑटोट्रॉफ था और दूसरा ग्रुप वो था जो हेट्रोट्रॉफ था। अब हेट्रोट्रॉफ को हमने किस में रखा, यानी जो ऑटोट्रॉफ थे उनको हमने किंगडम प्लांटी का नाम दिया यानी प्लांट्स का, और जो हेट्रोट्रॉफ थे उन्हें हमने किंगडम एनिमेलिया का नाम दिया यानी एनिमल्स का नाम दिया। यानी ये दो किंगडम्स बनाए गए थे। तो हमारे पास जितने भी जानदार मौजूद थे जो खुराक तैयार कर सकते थे उन्हें किंगडम प्लांटी के अंदर, और जो नहीं कर सकते थे उन्हें किंगडम एनिमेलिया के अंदर रखा गया। दो ग्रुप रखे गए। लेकिन कुछ ऐसे जानदार भी थे जो हेट्रोट्रॉफ थे या उनकी खासियतें पौधों के साथ नहीं मिलती थी ना ही जानवरों के साथ मिलती थी, लेकिन उनकी जहरी मुशाबियत की बुनियाद पर, मैं बात कर रहा हूँ जहरी मुशाबियत जो वहाँ सामने थी, उसकी बुनियाद पर हमने उनको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा। उनमें हमारे पास बैक्टीरिया थे, उनमें हमारे पास बैक्टीरिया के साथ फंजाई और एल्गी मौजूद थे। हमने इनको क्या किया, इनको किंगडम प्लांटी में रख दिया। इसी तरह किंगडम एनिमेलिया के अंदर हमने तमाम जानवरों को रखा जो अपनी खुराक नहीं तैयार कर सकते थे। यहीं पर एक और मसला आया योगलिना का। अब देखिए, योगलिना एक ऐसा जानदार है, योगलिना, इसकी खुसूसियात बड़ी मुनफरिद है। ये जानवरों की तरह भी होता है, ये पौधों की तरह भी होता है। वो कैसे? देखिए, योगलिना एक ऐसा जानदार है जो कि अगर सूरज की रोशनी मौजूद हो तो ये क्लोरोफिल की मदद से खुराक तैयार करता है यानी ऑटोट्रॉफ है। लेकिन अगर इसको अंधेरा मिल जाए, अंधेरे में रख दिया जाए तो ये हेट्रोट्रॉफ बन जाता है। यानी इनके पास दोनों खुसूसियात थी, ऑटोट्रॉफ वाली भी थी और इसके पास हेट्रोट्रॉफ वाली भी खुसूसियात मौजूद थी। दूसरी बात यह है कि इसके अंदर सेल वॉल की भी अदम मौजूदगी थी, सेल वॉल भी इसके अंदर नहीं पाई जाती। अब इसके अलावा ये योगलिना की जब बात करते हैं तो इसको हमने किसी किंगडम में रखने के काबिल नहीं थे, जबकि हमने बैक्टीरिया, फंजाई और एल्गी को भी किंगडम प्लांटी में रख दिया जबकि वो उसके मुताबिक बनते नहीं थे। तो ये हमारे पास टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था जिसमें हमने दो ग्रुप बनाए थे खुराक तैयार करने और ना करने के बुनियाद पर, और कुछ इसके नकैस थे। योगलिना हो गया, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, वो इसके नकैस में शामिल थे। अब जो तीसरा हमारे पास किंगडम था जिसे हमने थ्री किंगडम सिस्टम या थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन का नाम दिया, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। अब देखिए, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन की अगर बात करें तो इसका मतलब है इसमें हमने तीन ग्रुप बनाए थे, तीन ग्रुप। अब ये काम किसने किया था? 1866 के अंदर अर्नेस्ट हैकल साइंटिस्ट था, उसने एक तीसरा ग्रुप बनाया। किसके लिए ग्रुप बनाया? योगलिना जैसे जानदारों के लिए जो ऑटोट्रॉफ भी बन जाते थे, हेट्रोट्रॉफ भी बन जाते थे। उसने योगलिना के साथ बैक्टीरिया को भी इसी ग्रुप में रख दिया था और उस ग्रुप का नाम था किंगडम प्रोटिस्टा का। यानी किंगडम प्रोटिस्टा एक ग्रुप बनाया गया जिसमें योगलिना जैसे जानदारों को रखा गया और साथ में बैक्टीरिया को भी रखा गया इसी ग्रुप के अंदर। लेकिन अभी उन्होंने इस अपने ग्रुप के अंदर प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक यानी प्रोक्रियाट्स और यूक्रियाट्स में फ़र्क नहीं रखा। अब आप कहेंगे प्रोक्रियाट्स और यूक्रियाट्स क्या हैं? तो मैं कहूँ प्रोक्रियाट्स वो जानदार होते हैं जो प्रोक्रियाटिक सेल पर मुश्तमिल होते हैं या प्रोक्रियाटिक सेल के बने होते हैं। यूक्रियाटिक जानदार यूक्रियाटिक सेल से बने हुए होते हैं। अब प्रोक्रियाटिक सेल और यूक्रियाटिक सेल क्या है, आपने अगर नहीं पढ़ा तो मैं इसके ये बताता हूँ कि कुछ सेल ऐसे हैं जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज पाए जाते हैं। तो जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज यानी ऐसे ऑर्गेनेलीज जो मेम्ब्रेन में लिपटे हों और उनका न्यूक्लियस भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर लिपटा हो, ऐसे सेल्स को हम यूक्रियाटिक सेल कहते हैं। और जिसमें न्यूक्लियस मेम्ब्रेन में लिपटा हुआ ना हो बल्कि ऐसे ही साइटोप्लाज्म के अंदर
सबमर्ज्ड हो, धंसा हुआ हो और उसके अंदर ऐसा कोई ऑर्गेनेली ना पाया जाता हो जिसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन पाई जाती हो, तो ऐसे सेल को हम प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। तो इस लिहाज से सेल्स की दो टाइप्स हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। और आप ये चौथे चैप्टर के अंदर भी देख सकते हैं जहाँ पर तकरीबन दरमियान में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में फ़र्क एक क्वेश्चन है। अब योगलिना को भी रखा गया, बैक्टीरिया को भी रखा गया, लेकिन इसके अंदर प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर फ़र्क नहीं रखा गया। अभी यहाँ पर एक मसला ये भी आ रहा था कि ये जो हमारे पास फंजाई हैं उनको कहाँ रखें, क्योंकि फंजाई ऐसे जानदार हैं जो कि ऑटोट्रॉफ नहीं है, लेकिन अगर वो हेटेरोट्रॉफ भी हैं वो तो वो किस तरह हैं, वो खुराक को निगलते नहीं है जिस तरह हम निगलते हैं, बल्कि इनके पास ये जो फंजाई है इनके पास एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक अलग सा मैकेनिज्म है जिसे हम कहते हैं कि ये खुराक को जज़ब करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इनके अंदर फंजाई के अंदर एक सिस्टम, सेपरेट सिस्टम पाया जाता है एब्जॉर्प्शन का, खुराक को जज़ब करके जिस्म के अंदर ले जाने का। एक बात ये थी। दूसरी बात ये है कि फंजाई के अंदर सेल वॉल तो पाई जाती है, लेकिन पौधों के अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी हुई होती है सेलुलोज की। किस चीज़ की बनी हुई होती है? सेलुलोज की। जबकि फंजाई के अंदर जो बनी हुई है वो बनी हुई है काइटिन की। तो इस तरह यहाँ पर यह भी मसला आ रहा है कि फंजाई को कहाँ रखें, क्योंकि वो खुराक बना भी नहीं रहा और बाकी जानवरों की तरह खुराक को इंजेस्ट भी नहीं कर रहा, बल्कि खुराक को जज़ब कर रहा है। तो ये इसके अंदर कुछ 3 किंगडम सिस्टम के अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से आगे 5 किंगडम सिस्टम आया। वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।